स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरी तरीके से देख लिए। इसके बाद में अभी हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सभी हार्मोन देख लिए हैं। अब हमारा इस टॉपिक के अंदर जो बचा हुआ पोर्शन है वो है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो देखो, पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मेनली 3 ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो पाचन की प्रक्रिया में, पाचन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें से फर्स्ट है लार ग्रंथियाँ, सेलाइवल जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती है वो, दूसरी है पेंक्रियाज और तीसरी है लीवर। इन 3 ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियाँ या सहायक पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये पाचन की प्रक्रिया में बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इन पाचन ग्रंथियों को। पाचक ग्रंथियों में से 3 जो ग्रंथियां मैंने बताई है उनमें से लीवर जो है उसको हमने फर्स्ट वीडियो जो इस थर्ड ईयर का मैंने डाला था उसमें पढ़ा दिया है। तो लीवर का जो हमारा टॉपिक है, लीवर का फंक्शन, लीवर की स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, ये सारा कुछ मैंने उस फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय एक ग्लैंड है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आएगा कि अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है। और ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती है, वो मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की होती है। वैसे तो 2 ही हैं लेकिन 3 प्रकार माने जाते हैं। पहली ऐसी ग्रंथियाँ जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हो, यानी जिनके द्वारा बना हुआ पदार्थ किन्हीं नलिकाओं के द्वारा अपने टारगेट तक नहीं जाता है बल्कि सीधा रक्त में मिला दिया जाता है, ऐसी ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। वो ग्रंथियाँ जिनके द्वारा बना हुआ पदार्थ नलिकाओं के द्वारा अपने टारगेट तक जाता हो उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जैसे आपके पसीना स्राव करने वाली ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ, ये सब। और ये जो अग्नाशय है वो एक विशिष्ट है, न तो वो एंडोक्राइन है न वो एक्सोक्राइन है, मतलब पूरी तरीके से दोनों में से कुछ नहीं है, बल्कि ये दोनों का मिक्स रूप है। इसलिए ये तीसरा जो फॉर्म है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। तो अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड। यानी ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, अंतःस्रावी रूप में भी कार्य करती है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन यानी कि बहिस्रावी रूप में भी कार्य करती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अग्नाशय यानी पेंक्रियाज एक ग्लैंड है, और वो भी कैसी है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। अर्थात यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। अंतःस्रावी के रूप में ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऐसे सभी हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसका हमें बाद में आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। और बहिस्रावी रूप में ये अग्नाशय रस का स्राव करती है, और ये अग्नाशय रस जो होता है वो इंटेस्टाइन में जो पाचन होता है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, इन सब के पाचन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं ये अग्नाशय जो है इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन, ये कहाँ स्थित होता है। तो आप इस चित्र को देखिए, चित्र से इसकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो नली दिखाई दे रही है, ये है आपका छोटी आंत, डिओडिनम पोर्शन है ऊपर वाला, ये डिओडिनम पोर्शन है छोटी आंत का। इसके बाद ये नीचे जेंजुनम है, लास्ट में इलियम है। तो ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है वो एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसका ये वाला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पोर्शन डिओडिनम है। क्लियर? जो कि हमने पढ़ रखा है। ये जो दिखाई दे रही है पत्ती के आकार की, लीफ के आकार की स्ट्रक्चर, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये है पेंक्रियाज। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है स्प्लीन, तिल्ली बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अग्नाशय की स्थिति बताइए कहाँ है। तो अग्नाशय छोटी आंत के डिओडिनम में पास स्थित होता है। देख लीजिए, ये डिओडिनम है तो छोटी आंत के डिओडिनम के पास स्थित होता है, बल्कि छोटी आंत के ये जो यू आकार का लूप बनता है इस लूप के अंदर स्थित होता है, इस लूप में स्थित होता है। ये अग्नाशय की स्थिति हो गई। अग्नाशय जो है वो अपना जो सिक्रेशन है, देखिए अग्नाशय से ये नली दिख रही है ग्रीन कलर की, ठीक है, तो ये अपना जो भी प्रोडक्ट है वो इस नली के द्वारा यहाँ लाता है, इस जगह पर। ओके, ये कहाँ लाएगा? छोटी आंत के डिओडिनम के इस भाग पर, इस नली के द्वारा। सेम वे में एक नली ऊपर से ये आ रही है, और ये जो नली है ये आ रही है गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर में जो नली आती थी वो कहाँ से आती थी? लीवर से। इस तरीके से ये लीवर और गॉल ब्लैडर से आ रही है,
और ये अग्नाशय से आ रही है, ये दोनों मिल जाती है, इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ आकर के खुलती है और ये जो पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम या ग्रहणी है। तो ग्रहणी में आकर के ये दोनों नलियाँ सम्मिलित रूप से खुलती है, जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कहने का मतलब एक लीवर या गॉल ब्लैडर से आ रही है और दूसरी पेंक्रियास से आ रही है। और यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर भी होता है जिसका नाम है ओडाई का इंस्फिंक्टर। ये सारी बातें हमने पहले भी देखी है और अभी भी अच्छी तरह से इनको देख लिया। तो ये हो गई आपके अग्नाशय की स्थिति। नेक्स्ट पोर्शन अब हम देखते हैं अग्नाशय की संरचना, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से की होती है, अग्नाशय कितना बड़ा होता है, किस तरीके की आकृति होती है, ये सारी बातें देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि अग्नाशय जो है उसकी आकृति पत्ती यानी कि लीफ के समान है, अभी मैंने चित्र में बताया था। इसकी जो लंबाई है लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और इसका जो वज़न है वो लगभग 85 ग्राम होता है। ये अग्नाशय का आमाप हो गया, साइज हो गई कि पत्ती के आकार की होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और 85 ग्राम इसका वज़न होता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये तो पहले ही देख रखा है कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है और एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। ठीक, अगली बात में जैसे कि हम देखें कि ये जो अग्नाशय है इसका अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, सूक्ष्मदर्शी में इसकी सेक्शन कटिंग काट करके इसका स्टडी किया जाए तो उसमें दो तरीके के पेरेन्काइमल सेल्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली पेंक्रियाज की सेक्शन कटिंग का स्टडी करने पर उसमें दो तरीके की मृदुत्व कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। एक वो जो हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं, दूसरे वो जो गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं। हल्के रंग से जो अभिरंजित कोशिकाओं के समूह हैं उनको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ। ठीक है, और ये लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ जो होती है या इस समूह की जो कोशिकाएं होती है वो एंडोक्राइन रूप में कार्य करती है और हार्मोन का सिक्रेशन करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। ये जो गहरे रंग का मृदुतकीय भाग होता है, ये गहरे रंग की जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं वो एसिनी कहलाती है। इन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? एसिनी कहलाता है। और ये जो है वो पाचक एंजाइम का स्रावन करती है और इस प्रकार ये बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है। पाचक एंजाइम यानी कि अग्नाशय रस का स्रावन करती है, जो भी मैंने बताया था कि ये अग्नाशय रस जो होता है वो अग्नाशय नली के द्वारा, पेंक्रेटिक डक्ट के द्वारा फिर जाकर के कहाँ खुलता है? डिओडिनम में, और इसके अंदर कई तरह के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये भोजन के जो विभिन्न भाग हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सब का पाचन करते हैं। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं अग्नाशय के दो तरीके के फंक्शन होते हैं। उनमें से एक है एंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा है एक्सोक्राइन फंक्शन। तो हम अग्नाशय के एंडोक्राइन फंक्शन वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो अभी हमने देखा था कि अग्नाशय का जो पेंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन करने वाला जो पार्ट है, जो कोशिकाओं का समूह है, उसे क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्यों? क्योंकि इसकी खोज 1869 में लैंगरहैंस ने की थी। ठीक है, अब ये जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ हैं, इनमें जो कोशिकाओं का समूह है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं हल्के रंग से अभिरंजित होती है, अभी हमने देखा था। और ये कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, तो अग्नाशय का जो एंडोक्राइन पार्ट है, लैंगरहैंस द्वीपिका समूह जो होता है, उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 4 प्रकार की कोशिकाएं 4 अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। तो इन 4 प्रकार की कोशिकाओं में सबसे फर्स्ट अल्फा कोशिकाएं, फिर बीटा, डेल्टा, ऐसी कोशिकाएं हैं। तो फर्स्ट कौन सी है? अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं इस लैंगरहैंस द्वीपिका में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उनमें से 25% कोशिकाएं अल्फा प्रकार की होती है, जबकि 60 to 65% कोशिकाएं बीटा प्रकार की होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, लैंगरहैंस द्वीपिका में जो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है उनमें से अल्फा 25% और बीटा 60 to 65% होती है। अल्फा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकोगॉन। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकोगॉन। और इस ग्लूकोगॉन हार्मोन की खोज किम्बल और मर्लिन ने 1932 में की थी। ठीक है,
तो मेन बात याद रखने की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोगॉन। ये कोशिका मध्यम आकार की होती है, न ज़्यादा बड़ी न छोटी, ठीक है। ग्लूकोगॉन हार्मोन निकालती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। ये जो हार्मोन है ग्लूकोगॉन हार्मोन है, क्या काम करता है? तो ग्लूकोगॉन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है, स्पेशली रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि भोजन में जो ग्लूकोज था उसके अवशोषण को बढ़ाएगा। भोजन में से ग्लूकोज के अवशोषण बढ़ेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लाइकोजन बनता है, उस प्रक्रिया को थोड़ा रोकता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। मतलब दो तरीके से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ सकता है, एक भोजन के अवशोषण से और दूसरा ग्लाइकोजन के टूटने से, या फिर ऐसा कोई पदार्थ जो किसी वसा हो, प्रोटीन हो, जिससे ग्लूकोज बनता हो, न्यू ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं या ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, उस प्रक्रिया से। तो कुल मिलाकर के ये ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा? ये ग्लूकोजेनेसिस के द्वारा बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा बढ़ाएगा, भोजन के अंदर जो ग्लूकोज है उसके अवशोषण से बढ़ाएगा। तो ये ग्लूकोगॉन हार्मोन का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो अग्नाशय में पाई जाती है उसमें से फर्स्ट कोशिका हमने देखी। फर्स्ट कोशिका कौन सी है? अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका 25% होती है, मध्यम आकार की होती है, ग्लूकोगन हार्मोन का स्रावण करती है। किम्बल मर्ली ने 1932 में इसकी खोज की। और इस हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को ये 2-3 तरीके से बढ़ा सकता है। पहला, भोजन के अंदर जो ग्लूकोज है उसके अवशोषण को बढ़ाना। दूसरा, ग्लूकोजिनेसिस प्रक्रिया, ग्लूकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाना, या ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया यानी कि भोजन के अन्य अवयव जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उनसे भी ग्लूकोज बनाना। ऐसी प्रक्रिया को ये प्रेरित करता है और इस तरीके से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और इसीलिए इस हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बीटा कोशिका, दूसरे नंबर की कोशिका कौन सी है? बीटा कोशिकाएं। और इनसे हार्मोन जो निकलता है वो कौन सा है? इंसुलिन। अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।